हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यूज इक्वली डिवीजन इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 196 एंड 30,220 और 867 एंड 255। इन नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालने वाले हैं। एचसीएफ हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो ऐसा नंबर होता है जो जैसे मान ली इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों के लिए हम एक ऐसा नंबर तलाशने वाले हैं जो इन दोनों को परफेक्ट डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 हो जाए। वो बड़े से बड़ा नंबर हम तलाशने वाले हैं। तो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हम वो नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एल्गोरिदम ये कहती है कि अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं और जिस वक्त रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस वक्त जो डिवीजर होगा वही एचसीएफ होगा। चलिए हम एक सोल्यूशन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने चूज करा है क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये कह रहा है कि 867 और 255 के बीच का एचसीएफ आपको निकालना है। इन दोनों नंबर्स के लिए एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए हम देखते हैं। 867 जो है वो ग्रेटर नंबर है 255 से, तो हम क्या करेंगे 255 को एज डिवीजर लेंगे और डिविडेंड जो हो जाएगा वो 867 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 255 है, ये 867 है, तो ये 3 टाइम में इससे कम वैल्यू देगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 15 के 5 कैरी है 1 और 3 5 15 और 16 के 6 कैरी है 1 और 3 2 6 और 1 7। अभी कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2 और ये तो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया, बचा 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है 102 नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं है। नाउ वी अप्लाई, हम क्या करेंगे, नाउ वी अप्लाई डिवीजन लेम्मा ऑन, अब हम किस पे डिवीजन लेम्मा लेंगे, 102 एंड 255 पे लेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे फिर हम डिवीजर को डिवाइड करेंगे और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। देखें तो अब क्या करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे 255 को और ये कितनी मरतबा जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये 2 टाइम में चला जाएगा, ठीक है ना। इससे कम वैल्यू मिलेगी। 2 2 4 और फिर 0, फिर 2 1 2। यहाँ देखिए कितना बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा और ये 5 बचा, ठीक है ना। अभी 51 आया और 51 नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, नाउ वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन किस पे, 51 एंड 102 पर। तो हम 51 से अब डिवाइड करेंगे 102 को, तो ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, वो 0 आ गया। अब यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर 0 है, सो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। जो भी डिवीजर होगा, जिस वक्त रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त जो डिवीजर होगा अब वही उसका एचसीएफ होगा और ये हमारा आंसर आ गया एचसीएफ। अब देखिए, जब तक हम डिवीजन लेम्मा से एक बात बड़ी खूबसूरती से समझते हैं, अगर हम कई स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 लाते हैं तो हर एक स्टेप में जो पेयर ऑफ नंबर मिलेंगे उनका एचसीएफ भी वही होगा जो लास्ट में एचसीएफ आपने फाइंड आउट करा है। जैसे इस बात को समझ लें, जैसे 867 और 255 का एचसीएफ तो 51 है, ठीक है। उसी के साथ साथ 102 और 255 का एचसीएफ भी 51 होगा। इसी के साथ साथ 51 और 102 का भी एचसीएफ 51 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को।
और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन आर्मी an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member। एक आर्मी का दल है जिसमें 616 मेंबर हैं और जो 32 मेंबर के पीछे एक परेड में मार्च कर रहा है, और ये 32 मेंबर बैंड के हैं, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि अगर ये दो ग्रुप में है और इनकी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालनी है, ठीक है ना। आगे बैंड वाले चल रहे हैं और पीछे पूरा दल है, और इनकी जो कॉलम है, जब हम आगे से देख रहे हैं तो उनकी जो कॉलम हमें दिख रही है वो कॉलम सेम है। देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो आगे बैंड चल रहा है वो एक्स कॉलम में है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमने मान लिया कि इसकी जो कॉलम्स हैं वो कितनी है, एक्स है, एक्स कॉलम है, लेकिन रो कितनी है ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना। हमने एक्स उसको कंसीडर कर लिया, रो को हम नहीं जानते तो हमने रो को भी कंसीडर कर लिया कि इसमें रो कितनी होगी, 32 मेंबर की जो रो है हम यहाँ मान लेते हैं। देखिए इस डायग्राम से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि ये वाई रो में है, ये बैंड वाले हैं, ठीक है ना। बैंड वाले कितनी, जो 32 मेंबर बैंड के हैं वो एक्स कॉलम में चल रहे हैं और उनकी जो रो बन रही है वो वाई बन रही है। अब देखिए इसी के पीछे कौन है, वो पूरा दल है, पूरा कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट भी इतनी ही रो में चलेगा, ये तो क्लियर है ना। वो कह रहा है कि सेम कॉलम में चलेगा, इतनी ही कॉलम में चलेगा, यानी कि जितनी कॉलम यहाँ बनी हुई है, जैसे 1 2 3 4 और फिर हमने और मान ली ये एक्स कॉलम है, तो एक्स कॉलम में ही कॉन्टिंजेंट भी चलेंगे। अब उनकी रो क्या हो सकती है, रो कुछ भी हो सकती है, रो वाई नहीं होगी, रो कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं कॉन्टिंजेंट, ये जो दल के लोग हैं ये भी चल रहे हैं, और ये किसके पीछे है, बैंड वालों के पीछे। हाँ ये बैंड वाले हैं, और उसके पीछे नीचे की तरफ कौन है, ये सारे जो आर्मी के मेंबर हैं वो हैं, जो कॉन्टिंजेंट के मेंबर हैं वो हैं, ठीक है ना। अब बात समझिए, और इनकी भी हमें कॉलम के रो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये जो है इनकी जो रो बन रही है वो कितनी बन रही है, वो जेड बन रही है, ठीक है ना। ये बैंड के लोग हैं, ठीक है ना, एक्स कॉलम में है और वाई रो में है, ठीक है ना। और ये कॉन्टिजेंट के लोग हैं जो एक्स कॉलम में है, कॉलम सेम है उनकी, लेकिन रो क्या है, वो जेड है। अब यहां से देखिए अगर हम x को y से मल्टीप्लाई करें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो हमें नंबर ऑफ बैंड के मेंबर का पता चल जाएगा, यानी कि x इंटू वाई जो हो जाएगा वो 32 होगा। इसी तरीके से अगर हम x को यानी कि x कॉलम और z रो को मल्टीप्लाई करें, x इंटू जेड, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 616, ठीक है ना, कॉन्टिंजेंट के मेंबर। अब आप देखिए कि अगर हम इसमें कॉलम की वैल्यू को निकालना चाहें तो यहाँ देखिए 32 के दो फैक्टर हैं, x इंटू वाई, और 616 के दो फैक्टर हैं, x इंटू जेड, ठीक है ना। और इनमें से जो x होगा वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, x क्या है, वो कॉमन फैक्टर है। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम x कब हो सकता है, जब x क्या हो, x इज द HCF हायर कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो ऑफ 332 एंड 616, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 32 और 616 का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिवीजन लेम्मा से HCF निकाल लेते हैं। देखिए 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, अब देखिए कितनी मर्तबा जाएगा, तो ये 62 बार में 2 बार में 62 जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम में ले जाएंगे, तो 1 टाइम में कितना हो जाएगा 32। कितना बचा यहाँ से, 11 में से 2 गया तो बचा 9, और यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 2 बचा, फिर हमने 6 को उतार लिया, ठीक है ना। अब 3 9 दा 27 होता है, तो हम ये 9 बार में ले जा सकते हैं। 9 2 18 के 8 कैरी है 1, और 9 3 27 1 28, तो अभी हमारे पास कितना आया, देखिए 18 में से 6 गया 8 आया,
16 में से 8 गया 8 आया, और फिर यहाँ पे बचा 8 में से 0 गया 0 आया, और फिर ये 0 आ गया। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आया, 8 रिमाइंडर बचा। अब हम क्या करेंगे, 8 रिमाइंडर से नाउ वी अप्लाई डिवीजन लेम्मा ऑन 8 एंड 32। अब हम 8 और 32 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो 8 से जब हम 32 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 टाइम में 32 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 इज 8 आ जाएगा। देन या हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी, वो 8 हो जाएगी, यानी कि जो भी कॉन्टिंजेंट हैं और जो बैंड वाले हैं वो मैक्सिमम 8 कॉलम में परेड करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम और एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि हमें दो जो भी नंबर यहाँ दिए हुए हैं, एक पेयर ये दिया हुआ है, एक पेयर ये दिया हुआ है और एक पेयर ये दिया हुआ है, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके साथ साथ एक वेरिफिकेशन करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना। अब हम उसको देखते हैं और चेक करते हैं और उसके पीछे की मैथ को भी समझते हैं। देखिए, हम कोई भी सोल्यूशन करेंगे किसी एक क्वेश्चन का, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। वो क्या है, 510 एंड 92 है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर यानी कि हम ऐसे इसके फैक्टर बनाएंगे जो फिर ना कट सके, वो प्राइम नंबर हो। 510 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से करिए, 2 जा 4 आ जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम 3 से भी कट कर सकते हैं, तो 3 से कट करेंगे, और 3 8 जा 24 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा, 5 15 होगा, तो 3 5 जा 15। अभी देखिए, ये फिर से 3 से नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा बल्कि ये 5 से कटेगा। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, और फिर 3 और 5 35 हो गया, और 5 7 जा 35। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 510 के जो प्राइम फैक्टर आए वो कितने आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है ना। इसी तरीके से हम 92 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 1 बचेगा, 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास 92 का जो प्राइम फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप देखिए, अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसके इन दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर को हम देखते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई और भी होता तो भी हम जितने भी कॉमन होते हैं हम उनको नीचे लिखते, फिर मल्टीप्लाई कर लेते उनको, तो हमें एचसीएफ पता चल जाता। ठीक है ना। अगर फिर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 510 के फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिखेंगे, और फिर इसको 92 के फैक्टर लिखेंगे, तो वो कितना है, 2 इंटू 23 लिखेंगे। अब देखिए, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे, बाकी जो भी कॉमन नहीं है उनको लिखते चले जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 और 2 इंटू 23। ठीक है ना। अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, 3
2 3 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, और ये हो गया 30 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा 46। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 17 51 हो जाएगा, 510 510 हो जाएगा इंटू 46 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 510 को 46 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 0 0 6 1 6 और 6 5 30, इतना आ गया। 4 से करेंगे तो 4 0 0 4 1 4 और 4 5 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23,460, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो जरा हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम कितना है, 2340 है, इंटू एलसीएम एचसीएफ कितना है, वो है 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 12 के 2 कैरी है 1 और 2 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 46,920 आ गया। अब हम नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर विल बी इक्वल टू, नंबर कितने हैं हमारे पास, 510 है इंटू 92 है, तो 510 से 10 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 0 2 1 2 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 9 से 0 0 आएगा, 9 1 9 आ जाएगा, 9 5 45 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ गया इनका प्रोडक्ट, 46920 आ जाएगा, जो सेम है, ठीक है ना। हम लिख लेंगे हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये आपके बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, जैसे ये 12 है, 12 का एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर में बदलेगा, ठीक है ना। इसके भी हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को हल करके देखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड पे देखें तो लिखा हुआ है 17, 23 और 29। ये तीनों नंबर कैसे हैं, ये तीनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं। तो अगर हम इनके एलसीएम की बात करते हैं तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। और एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो सिर्फ इनका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को हल करें तो हमें क्या दिखेगा, 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, और 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा इनका वो क्या आएगा, वो सिर्फ 1 आएगा, कि 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर प्राइम है। और जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। आप इनको हल कर लेंगे, इनका एलसीएम आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। पहला नंबर है 12, तो 12 को हम प्राइम फैक्टर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा उसकी प्राइम फैक्टर क्या क्या है। तो 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो 12 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से हम 15 के प्राइम फैक्टर में निकालेंगे तो 3 से 3 5 था 15 और 5 1 था 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर जो हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए 3 इंटू 5 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 21 के निकालेंगे तो 21 का कितना हो जाएगा, सॉरी 3 से ले जाएंगे तो 3 7 था और फिर 7 1 था, ठीक है ना। तो हमारा ये जो है 21 है, 21 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 7,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम HCF कैलकुलेट करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करें, तो यहाँ कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 मिल रहा है और 3 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है ना। एलसीएम अगली बार हम निकाल लेंगे तो 12 को लिखेंगे, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, और फिर 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, और फिर 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम विल भी इक्वल टू हो जाएगा, और 3 वन टाइम कॉमन है तो वन टाइम लिखेंगे, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम निकल आएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा, 12 5 ज़ा जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसका एलसीएम भी निकाल, एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। और दोनों को समझ लें कि जो एचसीएफ है ये वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 420 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। देखिए वो सिंपल थी, आपसे बात पूछ रहा है कि 6 की पावर n क्या 0 से इंड हो सकती है। जैसे हम 6 की पावर n में n का कोई भी मान लें और 6 के मल्टीपल को हम कैलकुलेट करें तो उसका मल्टीपल की वैल्यू क्या 0 आ सकती है, उसकी यूनिट डिजिट क्या 0 आ सकती है, ये हमसे वो पूछ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए अगर हम 6 की पावर n लिखें तो हम लिख सकते हैं 6 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 3 होंगे और उसकी पावर n हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि 0 लास्ट में आने के लिए 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, और 10 का मल्टीपल तभी कोई नंबर हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पे 2 तो एज ए प्राइम फैक्टर है लेकिन 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि ए डिजिट हैज यूनिट प्लेस वैल्यू 0 when it is multiple of 10। ठीक है ना। hence prime factor of number should be 5। ठीक है ना, 5 होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 नहीं है इसलिए ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। 6 की पावर n हैज नो 5 एज ए प्राइम फैक्टर, hence 6 की पावर n, ठीक है ना, नेवर इन विद 0, ये कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं 0 से बड़े नंबर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ वो नंबर हो और 1 हो प्राइम नंबर कहलाएंगे, जिनके फैक्टर अदर नंबर हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम इसको हल करके देखेंगे कि क्या इसके फैक्टर कोई और नंबर हैं या ये जो नंबर है ये अपना फैक्टर खुद ही है। तो अगर
अदर नंबर्स इसके फैक्टर्स होंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा, वरना नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है वो कंपोजिट नंबर, तो जाहिर सी बात है वो कंपोजिट नंबर ही होगा, हमें सिर्फ उसको प्रूफ करना है। देखिए तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अगर इस नंबर को हम देखें तो इसमें देख रहे हैं कि 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 7 इंटू 11 यहाँ बचा, ये 13 तो बाहर निकल गया, फिर प्लस अपनी जगह पे आ गया और यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो इसकी जगह पे प्लस 1 हो गया। अब जरा इसको हल करेंगे तो 13 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 13 हो गया और ये कितना हो गया 78 हो गया। अब अगर हम 78 को प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालें तो हम देखेंगे 2 से कटेगा और ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है ना। फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास फैक्टर कितना आ गया 3 13 ये है, ये इसके भी जो फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 आ जाएंगे। अब लिखेंगे सिंस, चूंकि सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर is 2 3 and 13, so it is a composite number, ठीक है ना। हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से हम इस नंबर को भी देखेंगे, ये नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से भी हम 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको सॉल्व करें तो 5 और ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर ये बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई आप करिए, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 के 4 कैरी आए 2 और 6 2 जा 12 2 14, तो 144 आ जाएगा। 144 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 के 8 कैरी आए 2, 7 4 जा 28 और 2 30 कैरी आए 3 और फिर 7 1 जा 7 और 3 हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा और फिर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखें 5 इंटू कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब 1009 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, वो प्राइम नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, यही बात फिर से दोबारा लिखेंगे इसी बात को कि सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर कौन सा नंबर, इस नंबर का, ये जो पूरा नंबर है, नंबर आर 5 and 1009, so it is a composite number, ठीक है। आपका ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू वेरी मच।